हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन। आज हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन छोड़ा था उसको आज सबसे पहले कंप्लीट करने के लिए आ गए हैं। मैं लास्ट क्लास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में आपको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन बताया था। इन सिटू हाइड्रोजन साइनाइड को हम प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड प्लस H2SO4। ऐसे ही हमने डिस्कशन किया था कि अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बोनिल कंपाउंड्स के कांटेक्ट में लाता हूं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी NH2Z कंपाउंड्स के साथ डिस्कशन किया था जिसमें हमने हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, सेमी कार्बाजाइड एंड हाइड्रोक्सिल अमीन, इन सभी NH2Z कंपाउंड्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिएक्ट कराया था। और हमने ये वहां पर कंक्लूड किया था कि जो स्लाइटली एसिडिक मीडियम है कार्बोनिल ग्रुप के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन है। क्यों? ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम जो कार्बोनिल कार्बन है उसके पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इससे न्यूक्लियोफाइल कंफर्टेबली कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो हम सबसे पहले आज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में जो रिमेनिंग हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपनी नॉलेज में ऐड करते हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स विद सोडियम बाइसल्फाइड। ये आप सभी नोटिस कर रहे हैं, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए कॉमन रिएक्शंस हैं। सोडियम बाइसल्फाइड इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसे हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे। ये देखिए, इट इज NaHSO3। ओके, ये NaHSO3 है। HSO3 माइनस आयन है, बाइसल्फाइड आयन। नाउ अगर मैं यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड्स लेता हूं, ये देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है जिसको हमने डैश 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 बोला है। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर हो सकता है। अगर आपको बोला जाता है कि इसको आप NaHSO3 के साथ रिएक्ट कराइए तो यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनते हैं जिनको हम सोडियम बाइसल्फाइड डेरिवेटिव्स बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के। तो देखिए प्रोडक्ट ये बनेगा स्टूडेंट्स, ये देखिए ये प्रोडक्ट यहां पर प्रोडक्ट है, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको बताया कि ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैं, सॉलिड कंपाउंड्स हैं। ये जो रिएक्शन है इससे रिलेटेड हम जरा मैकेनिज्म देख लेते हैं कि प्रोडक्ट बना कैसे और यहां पर कौन कौन से की पॉइंट्स हमारे लिए आगे यूजफुल होंगे। तो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं की पॉइंट्स। ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है हम इससे वापस जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड है, उसको रिकवर कर सकते हैं। तो हम इसको यहां पर मेंशन करते हैं कि अबव इज रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज वी कैन अगेन prepare carbonyl compounds from sodium bisulfide crystals, sulfide crystals in
स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम, एल्केलाइन मीडियम। तो ये एक तरीके से जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ये टेक्निक प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है। तो यहां पर मैं अंडरलाइन करूंगा स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, इन प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। जैसे अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, तो जो कार्बोनिल ग्रुप है बिकॉज ऑफ हाई पोलरिटी, ये ऐसा है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और जो सोडियम बाइसल्फाइड है वो ये आयन है। देखिए यहां O और Na के बीच में आयनिक बॉन्ड है और ये O और H के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब होना यहां पर यह चाहिए कि जो ऑक्सीजन एंड है वहां से अटैक होना चाहिए, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहां पर है। लेकिन यहां ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बियर्स नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए यहां पर जो अटैक होता है स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली सल्फर एंड से होता है, नॉट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड। ये देखिए ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। वाई? बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर। और इसलिए जो हम प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करते हैं, वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करते हैं, ये सल्फर एंड से यहां पर अटैक करेगा। तो यहां जैसे जब मैं सल्फर एंड से कार्बोनिल कार्बन पर इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कराऊंगा, तो सबसे पहले हमको प्रोडक्ट कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। देखिए कार्बन, इसके ऊपर जो SO3Na है वो कुछ ऐसे कनेक्ट हो गया है, और यहां ये OH है, ये देखिए, है ना, जो NaHSO3 है वो कुछ यहां पर ऐसे कनेक्ट हो गया। एक्चुअली इसमें सबसे पहले जो NaHSO3 में सोडियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो क्लिव होता है, मतलब हम इस बॉन्ड को क्लिव करेंगे, ये बॉन्ड क्लिव करेंगे, है ना, तो जो सोडियम कैटायन है वो तो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। ये देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है O- Na+, और ये HSO3 पार्ट है जिसमें सल्फर एंड के थ्रू ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कनेक्ट हो गया है। व्हाई? बिकॉज ऑफ बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ सल्फर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, जैसा अभी हमने यहां पर डिस्कस किया। नाउ इसके बाद यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप मींस ये जो प्रोटॉन है ये वाला, ये तो ऑक्सीजन के पास चला जाता है और जो सोडियम कैटायन है वो यहां पे ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाता है, तब जाकर हमको अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट मिलता है। ये देखिए OH और यहां ये SO3Na। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी को हमने बाइसल्फाइड क्रिस्टलाइन अडक्ट बोला है, या कॉम्प्लेक्स या क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट। ये क्रिस्टल्स हैं ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट। तो वापस हम समराइज कर लेते हैं। जो सोडियम बाइसल्फाइड है, इट हैज दिस स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो आयनिक बॉन्ड है वो ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में है। इट मींस बॉन्ड ये क्लिव होना चाहिए था, O- को कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करना चाहिए था, और जो Na+ है वो कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन ऑक्सीजन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो पुअर है बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए
सल्फर एंड से यहां पर अटैक होता है। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सोडियम बाइसल्फाइड डेरिवेटिव्स बनते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस के साथ, उसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या कार्बन सल्फर के बीच में। तो यहां पर हमने क्या देखा, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन सल्फर। तो यह भी आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। अब अगर मुझे ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया उसको वापस कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो एसिडिक मीडियम या जो एक्वस एल्कलाइन मीडियम है, मैं वापस उससे कार्बोनिल कंपाउंड बना सकता हूं। तो सबसे पहले इसको आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अब मैं यहां पे लिख रहा हूं रिकवरी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अगर हम यहां एक्वस मिनरल एसिड्स लेते हैं, जैसे HCl ले लीजिए या H2SO4 ले लीजिए, इनका डाइल्यूट सॉल्यूशन, और मैं ये जो सोडियम बाइसल्फाइड क्रिस्टल्स हमने बनाए हैं उनके कांटेक्ट में लाता हूं। जैसे हम यहां पे HCl ले लेते हैं, या इसकी जगह आप H2SO4 ले सकते थे। तो हमको जो प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिलेगा, ये जो सोडियम है वो यहां Cl से रिएक्ट कर जाएगा, मतलब NaCl बन गया, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस सेपरेट हो जाएगी, और प्लस ये जो हाइड्रोजन है वो यहां पर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बोनिल ग्रुप सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए, ये रिकवरी हो गई कार्बोनिल ग्रुप की। इसकी जगह अगर हम एक्वस एल्कलाइन मीडियम लेते हैं, तो जैसे आप एक्वस NaOH ले लीजिए, ये देखिए NaOH, यहां पे Na2SO3 सेपरेट हो जाएगा ऐसे। तो ये Na2SO3 निकल गया, और हमको अनस्टेबल जैम डायोल मिलेगा। सेम कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, इट इज अनस्टेबल कंपाउंड इन ऑल कंडीशंस। इमीडिएटली इसमें से वाटर सेपरेट हो जाएगा टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और कार्बोनिल ग्रुप रिकवर हो गया। ठीक है। तो जब भी हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, हमने जो पॉइंट्स यहां पे समझे कि सोडियम बाइसल्फाइड में होना यह चाहिए था कि ऑक्सीजन एंड से एज अ न्यूक्लियोफाइल बाइसल्फाइड आयन को कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करना चाहिए था, लेकिन सल्फर एंड से अटैक होता है बिकॉज ऑफ हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी, दैट इज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने की जो टेंडेंसी है सल्फर की, वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये जो हमने क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, उनको मैं अगर एक्वस एसिडिक मीडियम मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करा दूं और एक्वस एल्कलाइन मीडियम जैसे NaOH के साथ रिएक्ट करा दूं, हम कार्बोनिल ग्रुप की रिकवरी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। अच्छा, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, इनमें से कौन सा रिएजेंट एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है, जिसमें एक आपको गिवन हो सकता है सोडियम बाइसल्फाइड, दूसरा आपको गिवन हो सकता है 2,4-DNP, जो हमने लास्ट लेक्चर में ब्रैडीज रिएजेंट के नाम से पढ़ा था। तो इनमें से कोई भी रिएजेंट हम एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? ये दोनों ही रिएजेंट्स एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से रिएक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। वी हैव सम मोर रिएक्शंस जिनको ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। ये फिर एक इंपॉर्टेंट
नेम रिएक्शन है, विटिक्स रिएक्शन। अगर मुझे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन्स में कन्वर्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हम कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में अगेन एल्डिहाइड या कीटोन आप ले सकते हैं और इससे आप एल्कीन्स बनाना चाह रहे हैं, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, तो आप विटिक्स रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। यहां विटिक ने एक्चुअली जो फॉस्फोरस इलाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉस्फोरस इलाइड स्ट्रक्चर्स, इसमें जैसे देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये विटिक रिएक्शन है। विटिक ने एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन को यूज किया है। एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन इसका मतलब जैसे अगर CH2 डबल बॉन्ड ग्रुप है तो मिथाइलिडीन, या CH3 CH डबल बॉन्ड है तो इथाइलिडीन, या CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड है तो आइसोप्रोपाइलिडीन। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं एल्काइलिडीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन, तो देखिए इसको हम ऐसे मेंशन करेंगे, PH3P डबल बॉन्ड C, और यहां पर आप H कनेक्ट कर सकते हो, या फिर इसकी जगह कोई भी R या R डैश कनेक्ट कर सकते हो। ये एल्काइलिडीन पार्ट है, दिस इज एल्काइलिडीन पार्ट, ये एल्काइलिडीन पार्ट है। और ये ट्राइफिनाइल, PH स्टैंड्स फॉर फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप C6H5, ठीक है। अब जर्नल अगर मैं रिएक्शन यहां पे शो करता हूं, जैसे मैंने कार्बोनिल ग्रुप लिया, डैश 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 डैश, एलिफेटिक और एरोमेटिक आप ले सकते हैं। और इसको जैसे हमने CH2 डबल बॉन्ड यहां पे, और ये PH3, ये देखिए, इसको क्या आप नॉमेनक्लेचर देंगे, इसको बोलेंगे मिथाइलिडीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन, ठीक है। और इस सिचुएशन में जैसे टेलीफोन जो पुराने जमाने में चलते थे, उनका जो रिसीवर होता था, कुछ ऐसे मैं यहां पे बनाता हूं। देखिए ये जो कार्बन है यहां पे डबल बॉन्ड, वो इस CH2 डबल बॉन्ड से रिएक्ट कर गया, ये देखिए। तो ये आपको बिल्कुल एक टेलीफोन का जो रिसीवर होता है वैसा ऑब्जर्व हो रहा है। और जो PPH3 है वो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, तो हमको प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये एल्कीन बन गया। तो बाय विटिक्स रिएक्शन हम सीधे कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पैरेलली ये बन जाएगा PH3P डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, सिंपली फॉस्फोरस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड, ओके। तो दिस इज विटिक्स रिएक्शन। नाउ हाउ इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे है, उसके लिए मैकेनिज्म को एक बार समझना पड़ेगा। जैसे मैं अगर यहां पर लेता हूं बेंजल्डिहाइड C6H5 CHO, ये देखिए, और इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड P
PH3 से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, ये जो बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड, इसमें जो C6H5CH पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको यहां पर CH3CH डबल बॉन्ड से कंबाइन कर देंगे। ये देखिए, अच्छा ये जो इलाइड स्ट्रक्चर है इसका तुम क्या नॉमेनक्लेचर लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो इथाइलिडीन, इथाइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इससे अब मैं यहां पे प्रोडक्ट रिपोर्ट कर सकता हूं, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनेगी। ये देखिए, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और प्लस जो PPH3 ग्रुप है वो यहां पे डबल बॉन्ड O के साथ सेपरेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है विटिक्स रिएक्शन आपको क्लियर हो गया। जो फॉस्फोरस इलाइड स्ट्रक्चर्स हैं उसमें एल्काइलिडीन जो पार्ट है वो मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन ये आप ले सकते हैं। ये जो PH3 में PH है वो फिनाइल है, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसे हैं वो हम मैकेनिज्म जरा यहां पर देख लेंगे। तो इसको सबसे पहले डिक्टेट कर लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो विटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म है उसको एक बार देख लेते हैं। हालांकि मैकेनिज्म एग्जामिनर कभी भी आपसे नहीं पूछने वाला, हम तो डायरेक्टली प्रोडक्ट को अगर प्रेडिक्ट करना है तो कार्बोनिल कंपाउंड और जो एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन है उनके कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट को रिपोर्ट कर देंगे, और ऐसे हमेशा कंबाइन करिए। तो मैकेनिज्म ऑफ विटिक्स रिएक्शन देखिए, जो कार्बोनिल ग्रुप है बिकॉज ऑफ हाई पोलरिटी, ये फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, और इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूं, सपोज मिथाइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन ही हम यूज कर रहे हैं। ये देखिए, फॉस्फोरस 3 फिनाइल रिंग से कनेक्ट है। फिनाइल रिंग्स मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इसलिए फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और फॉस्फोरस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो भी एल्काइलिडीन ग्रुप होगा हमेशा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो कार्बन है ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये यहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और विद दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहा है, और O- ये इस फॉस्फोरस के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो यहां जो प्रोडक्ट है ये मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ये स्टेप ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप है। विद दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो कार्बन है ये कार्बोनिल कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इस स्टेप का एक साइक्लिक 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेज बन जाता है। ये देखिए, इसको कहते हैं साइक्लिक 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज बिकॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड क्लीवेज साइमल्टेनियसली यहां पर हो रहे हैं। ओके, और आफ्टर दैट ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके यहां चला जाएगा। तो हमको जो प्रोडक्ट्स यहां पर देखने को मिलेंगे वो ये देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया तो एल्कीन, और प्लस ये बन जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। यही हमने वहां अभी मेंशन किया था, PH3P डबल बॉन्ड O। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म विटिक्स रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स विटिक रिएक्शन में मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। सपोज वी हैव एसीटोन, और इसको रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है इट इज
आइसोप्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन ट्राइफेनाइल फॉस्फोरेन से। तो जो एसीटोन है ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहां इमीडिएटली हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये विटेक्स रिएक्शन है। ये जो यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड CH3 है, ऐसे कंबाइन हो जाएंगे और इससे हमको जो प्रोडक्ट यहां पर मिल रहा है वो ये मिल रहा है। ओके, और PS3 P डबल बॉन्ड O ये सेपरेट हो गया, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। क्या ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है? यस। अगर आपको बोला जाता है कि इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराइए, तो हमने ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सिंपली डबल बॉन्ड पर पेन रख के दोनों तरफ ऑक्सीजन को प्लेस कर देंगे, ठीक है, इससे मुझे सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। इट इज एसीटोन ओनली। तो अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड से सिंगल स्टेप में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर पहुंचना चाहता हूं, विटेक्स रिएक्शन, और अगर मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सीधे फिर कार्बोनिल कंपाउंड पर आना चाहता हूं, तो ओजोनोलिसिस। इसकी जगह सपोज वी हैव दिस, ये ब्यूटेन 2 है और इसका रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड P PS3 से कराने के लिए बोल रहा है एग्जामिनर। इसका मतलब इथाइलिडीन ट्राइफेनाइल फॉस्फोरेन। तो हम सिंपली ये बॉन्ड ऐसे क्लिव कर देंगे। बैकग्राउंड में मुझे अब पता है कि इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है ना। 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज के थ्रू रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा स्टूडेंट्स। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और PS3 P डबल बॉन्ड O ये सेपरेट हो गया। अच्छा, ये जो एल्कीन है, अगर मैं इसको यहां पर रिएक्ट कराता, जैसे सपोज हम यहां ले लेते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो ये तो डबल बॉन्ड को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पे पेन रखकर दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाएंगे तो देखिए CH3 CHO बन रहा है और ये जो CH3 CHO है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हमको एसिडिक एसिड मिलेगा यहां पे। तो ये रिवाइज करते रहना जरूरी है, ठीक है, और प्लस ये बन जाएगा। हमने पोपोव्स रूल पढ़ा था, तो अगर इसके आगे भी ये जो कीटोन बना है, एग्जामिनर इसको भी फर्दर ऑक्सीडाइज करके एक ऑप्शन आपको दे रहा है, तो फिर पोपोव्स रूल के थ्रू हम जाएंगे, जिसमें हमने कीटोन्स को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 या HNO3 या फिर K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ऑल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फर्दर हम प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे। तो अभी क्या बना, एक तो बना ब्यूटेन 2 और दूसरा क्या बना, एसिडिक एसिड। ओके, तो ये भी मेंशन कर लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, कुछ रिएक्शंस जैसे अभी हमने विटेक्स रिएक्शन में डिस्कस किया कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनको हम फॉस्फोरस एलाइड स्ट्रक्चर्स के साथ रिएक्ट कराते हैं। यहां मैंने लिखा है अलग से। अलग से का मतलब है इट्स डिफरेंट, मतलब जो रेगुलर विटिक रिएक्शन है उसमें तो हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को फॉस्फोरस एलाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, लेकिन ये जो फॉस्फोरस एलाइड है, अगर मैं इसको कीटीन्स के साथ रिएक्ट कराता हूं, कीटीन्स, इसका मतलब
जनरली सी आर या सी एच कुछ भी आप यहां पे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। कार्बन क्योंकि टेट्रावेलेंट है तो दो मैंने यहां पे एल्किल ग्रुप्स को लगा रखा है। तो यहां जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे मैंने यहां पे Cr2 डबल बॉन्ड PS3 लिया है ना, और ये इसका आयनिक फॉर्म है, आयनिक स्ट्रक्चर है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड Cr2 ग्रुप है, ये देखिए, इसको ऐसे यहां पे इसके साथ कंबाइन कर देंगे। तो इससे हमको प्रोडक्ट यहां पे रिपोर्ट करना है। तो एक तो बन जाएगा PS3P डबल बॉन्ड O और प्लस ये Cr2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड Cr-2। ये देखिए, क्या ये क्यूमुलेटिव सिस्टम है? यस, क्यूमुलेटिव डाइन्स हैं ये, जो हमने डिस्कस किए हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, है ना। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स वाले क्यूमुलेटिव सिस्टम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी जगह फिर वही मैंने ये फास्फोरस एलाइड लिया है ना, और आयनिक स्ट्रक्चर है या ये न्यूट्रल फॉर्म है इसका, और एल्किल आइसोसाइनेट से रिएक्ट करा है, R एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आइसोसाइनेट एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं। तो यहां पे सिंपली हम Cr2 को रिएक्ट करा देंगे इसके साथ, ये देखिए। तो इससे हमको जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है, एक तो PS3P डबल बॉन्ड O ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड और प्लस ये Cr2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और R डैश, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, इसकी जगह अगर मैं नाइट्रोसो कंपाउंड लेता हूं, तो नाइट्रोसो कंपाउंड हमेशा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड तो बनना ही है। ये देखिए, तो नाइट्रोसो मतलब NO फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोसो होता है। तो यहां जो प्रोडक्ट आप रिपोर्ट करोगे वो ये करोगे। क्या है ये, व्हाट इज दिस? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इमीन्स बोलते हैं इनको। तो ये इसलिए मैंने लिखा है अलग से। विटिक रिएक्शन में जनरली हमको कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं उनकी रिएक्शन फास्फोरस एलाइड के साथ एग्जामिनर कराने के लिए बोलेगा, लेकिन अगर इनमें से कुछ आपको मिल जाता है तो फिर हम सेम मैनर में रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर आ जाता हूं। हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, रीफॉर्मेटिस्की रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं कि हम नेम रिएक्शंस का जो नंबर है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। अभी हमने विटिक रिएक्शन को देखा, रीफॉर्मेटिस्की रिएक्शन। जो रीफॉर्मेटिस्की रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और यहां जनरली जो अल्फा हेलो एस्टर्स हैं, अल्फा हेलो एस्टर्स, इनको हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टेड इनटू बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। जो किसी भी नेम रिएक्शन का पंच लाइन है वो हमेशा यही है कि किससे क्या बनाया जाता है ना। तो अल्फा हेलो एस्टर्स को बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स में कन्वर्ट करने की ये टेक्निक रीफॉर्मेटिस्की ने एक्सप्लेन करी है। अल्फा हेलो एस्टर से बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। यहां जर्नल जो रिएक्शन है, जैसे अल्फा हेलो जो हेलोजन है यहां पे, वो हम क्लोरीन या ब्रोमीन प्रेफरेबली यूज कर सकते हैं। और जैसे सपोज हम ले लेते हैं यहां पे CH2 Br C डबल बॉन्डो OC2H5, ये देखिए। तो ये अल्फा कार्बन है, इसको हम बोल सकते हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर। और ये स्टेप्स रीफॉर्मेटिस्की ने अप्लाई किए हैं। सबसे पहले जिंक के साथ इसको रिएक्ट कराया है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पे सेकेंड स्टेप में कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन, ये कार्बोनिल ग्रुप है, डैश 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 डैश। और
फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। ये थर्ड स्टेप हाइड्रोलिसिस है इन एसिडिक मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे मुझे प्रोडक्ट जो मिलेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलेगा। ये देखिए, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, मुझे जो प्रोडक्ट यहां पर मिल रहा है वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिल रहा है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है यहां पे। एक बार जरूर इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये हुआ कैसे है। मैकेनिज्म, स्टेप नंबर जो 1 है, जब मैं यहां अल्फा ब्रोमो एस्टर या अल्फा हेलो एस्टर लिया, ये जिंक जो मेटल है, जनरली सॉल्वेंट यहां पर हम ईथर यूज कर सकते हैं, जैसे डाई इथाइल ईथर। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएगा जिसको स्टेबलाइज करने के लिए हम डाई इथाइल ईथर सॉल्वेंट यहां पर यूज कर रहे हैं, या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन भी यूज कर सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट हमने एल्किल हैलाइड्स को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया ईथर सॉल्वेंट में, है ना। तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम ईथर सॉल्वेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां सबसे पहले ये जो जिंक है वो इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड पर अटैक कर देता है। जिंक, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 है, तो ये जिंक 2+ बना लेगा बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हमको एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये है, जिंक +2 है, हेलोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और C डबल बॉन्डो OC2H5। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसमें जो कार्बन नेगेटिवली चार्ज है, ये यहां पर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और नाउ इट विल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन। ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। तो सबसे पहले इसको मेंशन कर लीजिए। हाँ बच्चों, ये हमने जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यहां पे रिपोर्ट किया है, इसमें ये देखिए CH2- C डबल बॉन्डो OC2H5 पार्ट, ये नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन के कारण रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम इनके ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए। हालांकि अभी इनका और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब जब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम आएंगे तो कार्बोनिल ग्रुप, ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप है, डैश 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 डैश, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन। तो कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स हम यहां पे ले सकते हैं, और इसका रिएक्शन हम यहां पर करा रहे हैं CH2- C डबल बॉन्डो OC2H5। ये ZnBr है, ये हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अभी रिपोर्ट किया है। ठीक है, तो यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहा है, और ये जो O- है वो यहां पे ZnBr के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप है।
ये देखिए, ओके, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो ये बॉन्ड ऐसे क्लिव हो जाएगा, H प्लस एंड OH माइनस। तो मुझे जो रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना है वो ये होगा। This is alpha carbon, this is beta carbon. It is known as beta hydroxy ester. ये यहां पे प्रोडक्ट है, ठीक है। यहां पे मैंने जो हेलोजन्स लिखे हैं स्टूडेंट, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तीनों ही हेलोजन हम यूज कर सकते हैं अल्फा हेलो एस्टर्स में। और अगर रिएक्टिविटी की भी बात की जाए तो आयोडीन हेलोजन्स में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहां पे हो यही रहा है कि जिंक के साथ यहां पे हेलोजन डिपार्ट कर रहा है, तो इसलिए हम जो अल्फा क्लोरो एस्टर है, अल्फा ब्रोमो एस्टर है और अल्फा आयोडो एस्टर है, उसमें अल्फा आयोडो एस्टर को मोस्ट रिएक्टिव बताएंगे यहां पे, बिकॉज ऑफ आयोडीन इसकी सबसे अच्छी डिपार्ट करने की टेंडेंसी है ना। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है यहां पे, तो इसको डिक्टेट कर लीजिए। दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म रीफॉर्मेटिस की रिएक्शन। देखो बच्चों, यहां जो प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है, अगर आपको इसके बाद भी फर्दर प्रोडक्ट एग्जामिनर ने रिपोर्ट कर रखा है, व्हाट इज दैट प्रोडक्ट, उसको जरा समझ लीजिए। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है, बिकॉज ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, ये फर्दर एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डिहाइड्रेट हो सकते हैं। यहां पे मैंने लिखा है एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज अल्टीमेट प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये मैंने बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर लिया है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। आपको एग्जामिनर बोलता है कि इसको H2SO4 या H+ की प्रेजेंस में हीट करिए, तो हम क्या करेंगे, अल्फा कार्बन यहां से तो प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा, ये देखिए, और बीटा कार्बन यहां से OH ग्रुप एलिमिनेट हो गया, तो यहां वाटर एलिमिनेट हो गया और हमको अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन मिल गया, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है। और ये जो एस्टर्स हैं ये भी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में लेटर स्टेजेस में। अभी जब मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स बताऊंगा वहां पे एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस बताऊंगा, तो ये फर्दर हाइड्रोलाइज्ड हो गया। ये देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप, यहां OH आयन और यहां H+ आयन, तो ये C2H5OH एलिमिनेट हो गया और हमको अल्टीमेटली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो मिल गए। तो अगर रीफॉर्मेटिस की रिएक्शन में यहां तक प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है तो हम ये रिपोर्ट करेंगे, और अगर फर्दर डिहाइड्रेशन करने के लिए भी बोला गया है तो फिर हम अल्टीमेटली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक प्रोडक्ट को रिपोर्ट करेंगे। ओके, कुछ यहां पे इलस्ट्रेशंस और मैं ऐड करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मैंने प्रॉब्लम लिख दी है, आप सबसे पहले खुद इनके आंसर्स को गैस करना, फिर मेरे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से इनको चेक करना। जैसे यहां मैंने ये एल्डिहाइड लिया है और ये अल्फा ब्रोमो एस्टर है, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि इसको जिंक जो मेटल है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए, तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि ये रीफॉर्मेटिस की रिएक्शन है। तो सबसे पहले जो जिंक है वो कार्बन हेलोजन बॉन्ड पर अटैक कर देगा, जैसा भी हमने डिस्कस किया यहां। इसके बाद ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, जिंक +2 है, ब्रोमीन माइनस है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देगा, O- इस जिंक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये सेम टू सेम अब मैकेनिज्म को हर प्रॉब्लम पे कॉपी करना है। तो देखिए यहां पर हमको सबसे पहले इस टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा जिसको मैं हाइड्रोलाइज कराऊंगा, तो H+ और OH-। तो ये
बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर में कन्वर्ट हो गया। यहां पर C डबल बॉन्डो OET भी लगा हुआ है ना, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, ठीक है। तो इससे मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए तो ये अल्फा कार्बन है विद रिस्पेक्ट टू एस्टर, ये बीटा कार्बन है। और अगर फर्दर इसको एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करने के लिए एग्जामिनर बोल रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे। ये लिख लीजिए सभी अपनी कॉपी में। देखिए स्टूडेंट्स, वो जो आपको प्रोडक्ट यहां पर मिला है रीफॉर्मेटिस की रिएक्शन में, अगर फर्दर उसको एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन करने के लिए बोला जाता है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो साइमल्टेनियसली यहां पर एस्टर भी हाइड्रोलाइज होगा। अल्फा कार्बन से तो H एलिमिनेट होगा, बीटा कार्बन से यहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। तो मुझे जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। ये तभी हम करेंगे जब हमको यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऐसा प्रोडक्ट वो गिवन है। ओके, तो ये आपका यहां पे प्रोडक्ट होगा। जैसे इसकी जगह इसको देखिए, यहां पर कीटोनिक ग्रुप है और आपको ये अल्फा ब्रोमो एस्टर गिवन है, जिंक के साथ रिएक्ट कराना है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जो प्रोडक्ट हम रिपोर्ट करेंगे वो ये करेंगे, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा के ऊपर यहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये हमको ऑलरेडी यहां पर क्लियर है। नाउ अब अगर इसको एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करने के लिए एग्जामिनर बोलता है तो बिल्कुल बीटा से तो OH और जो अल्फा है वहां से H+, तो ये देखिए ये एलिमिनेट हो गया और साइमल्टेनियसली जो एस्टर है वो हाइड्रोलाइज हो गया, ठीक है। अगर इसको फर्दर सेलेनियम मेटल के साथ हीट करने के लिए एग्जामिनर बोलता है, रीफॉर्मेटिस की का एक एक्सक्लूसिव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, तो इस सिचुएशन में डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। कैसे? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये मूव करके यहां आता है, ये हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से डिपार्ट करता है, मतलब H- निकल रहा है, हाइड्राइड आयन निकल रहा है जो यहां इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट होता है, मतलब प्रोटॉन निकल रहा है H+, और ये हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर रहा है, मतलब हाइड्राइड आयन निकल रहा है। वापस सुनिए मैंने क्या कहा, ये जो कंपाउंड हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया उसको एग्जामिनर ने यहां पे सेलेनियम मेटल के साथ हीट करने के लिए बोला है। इट इज एन एक्सक्लूसिव एग्जांपल ऑफ रीफॉर्मेटिस की रिएक्शन। तो यहां पर जो अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन था, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके यहां आ जाता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां से हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर लेके डिपार्ट कर गया, तो हाइड्राइड आयन इट इज अटैक ऑन दिस कार्बन, क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई थी, है ना। यहां से हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन कार्बन के बीच में, और ये हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर इट मींस हाइड्राइड आयन की फॉर्म में डिपार्ट कर रहा है। तो ओवरऑल यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन हो गया और मुझे जो प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिलेगा वो ये कंपाउंड मिलेगा। ये देखिए ये मेजर प्रोडक्ट है। तो इट इज एन एक्सक्लूसिव एग्जांपल ऑफ रीफॉर्मेटिस की रिएक्शन। तो ओवरऑल मुझे लगता है आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया रीफॉर्मेटिस की रिएक्शन। जब भी मुझे अल्फा हेलो एस्टर से बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स का फॉर्मेशन करना है तो हम 3 स्टेप्स के थ्रू जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स ले सकते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और अगर फर्दर एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन करने के लिए बोल रहा है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, तो ये मुझे लगता है रीफॉर्मेटिस की रिएक्शन अब आपको याद रहेगी। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में जो लास्ट कैटेगरी है, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद
वाटर और एल्कोहल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले यहां वाटर के साथ हम डिस्कस करेंगे। ये जो वाटर है ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसीलिए यहां कुछ की पॉइंट्स हमेशा हम फॉलो करते हैं। जब भी हम वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इसका मतलब हम हाइड्रेशन कर रहे हैं। रिएक्शन विद वाटर, दैट इज हाइड्रेशन रिएक्शन। क्योंकि वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन ऑलवेज catalyzed either by acid catalyst, or base catalyst। हमको हमेशा एसिड दैट इज H+N या OHN की प्रेजेंस में रिएक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। इसका मतलब यह हुआ कि हमको वापस यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल सकते हैं, तो अंडरलाइन इट, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसीलिए वी हैव टू यूज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम यहां पे हाइड्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। हाइड्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम KH से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस KH की वैल्यू उतनी हाई होगी क्योंकि जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जानते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो जो KH है, हाइड्रेशन कांस्टेंट, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। जितना ज्यादा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, KH की वैल्यू उतनी हाई होगी, रिएक्शन उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होगी। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज कब इंक्रीज होगा? इन प्रेजेंस ऑफ -I ग्रुप्स ऑन कार्बोनिल कार्बन। और कब डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा +I ग्रुप्स के। ठीक है, यहां पर हमेशा अनस्टेबल जैम डायोल्स बनेंगे और सारे जैम डायोल्स हमेशा अनस्टेबल होते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पे जर्नल रिएक्शन और मैकेनिज्म भी लिखता हूं, और जो अनस्टेबल जैम डायोल्स हैं, क्या उनमें से कोई भी जैम डायोल स्टेबल हो सकता है, वो भी मेंशन करना जरूरी है। तो सबसे पहले इसको डिक्टेट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं यहां पे जर्नल रिएक्शन लिख रहा हूं, जो जर्नल रिएक्शन है, कार्बोनिल ग्रुप जो लोअर एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं, जिसके अंदर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन होते हैं, वो इजिली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन मैकेनिज्म, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, है ना। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन मैकेनिज्म। ये देखिए, मैंने ये फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन मेंशन किया है, और इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट करा रहा हूं। ये वीक न्यूक्लियोफाइल है,
है ना, इसलिए हमेशा एसिड दैट इज H प्लस और बेस दैट इज OH माइनस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये इस कार्बोनिल कार्बन पर हमने अटैक करा दिया। सबसे पहले ये OH2 प्लस बन रहा है और ऑब्वियसली ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन डिपार्ट करेगा जिसको ये O माइनस पिक कर लेगा। ये जर्नल रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए ये प्रोडक्ट बन गया। ये अनस्टेबल जैम डायोल है। ठीक है, और इसमें से इमीडिएटली वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ये वाटर एलिमिनेट कर देते हैं। और हम वापस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर पहुंच गए, इसलिए हमने लिखा है रिएक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है, तो सारे ही जैम डायोल्स अनस्टेबल होते हैं एक्सेप्ट विद वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जिसमें एक बहुत ही फेमस एग्जांपल जो स्टेबल हाइड्रेट्स हैं उनका, इनको हमने हाइड्रेट्स बोला है, हाइड्रेट्स है ना। तो स्टेबल हाइड्रेट्स का एग्जांपल है क्लोरल हाइड्रेट। तो मैं वो भी लिख देता हूं यहां पे। हाँ स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पे नोट में मेंशन कर रहा हूं ऑल हाइड्रेट्स that is jam diols of carbonyl compounds are unstable except those hydrates in which a strong electron withdrawing group present on carbonyl carbon। तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। तो यहां जो KH की वैल्यू है वो भी हाई होगी। तो एग्जाम में वेरियस कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको दिए जा सकते हैं और एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बताइए KH वैल्यू किसके लिए हाईएस्ट है। तो जहां पे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर जो KH वैल्यू है वो हाईएस्ट होगी। तो देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल यहां पे बता रहा था क्लोरल हाइड्रेट का, ये हाईली स्टेबल जैम डायोल है ना। क्लोरल ये CCl3CHO को बोलते हैं स्टूडेंट्स, और इसका रिएक्शन हम वाटर से करा रहे हैं। ये यहां अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और अल्टीमेटली एसिड या बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमको ये स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए ये तो CH ग्रुप है और यहां O के ऊपर H आ गया और ये OH है। ये देखिए ये जो क्लोरल हाइड्रेट है, क्लोरल हाइड्रेट इट इज स्टेबल हाइड्रेट। तो ये फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो क्लोरल हाइड्रेट है ये स्टेबल क्यों है। तो देखिए CCl3 ग्रुप तो पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा मान लिया गया है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट हैं, जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहां देखिए हेलोजन लगे हुए हैं। तो ये जो H+ आयन है ये इस हेलोजन के साथ Cl के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता होगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप यहां पे सोच सकते हैं कि सर क्लोरीन तो जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता।
हाँ बिल्कुल सही है कि जो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, जनरली यही सबसे पॉपुलर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये स्टेबल प्रोडक्ट है तो इसका जो एक्सप्लेनेशन डिफाइन किया गया है वो ऐसे ही किया गया है स्टूडेंट्स। सो वी हैव टू फॉलो दिस एग्जांपल क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने जो क्लोरल हाइड्रेट है उसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस किया। विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने भी हाइड्रेट्स होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल, उनका जो KH वैल्यू है वो हाई होता है। इससे रिलेटेड भी मैं आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर अटेंड करके बताता हूं। अब जो वाटर के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन है, जैसा भी हमने डिस्कस किया, एसिड या बेस कैटेलाइज रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो वन बाय वन दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म को एक बार जरूर देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। अभी तक बहुत सारे मैकेनिज्म पर मैंने लिखा है नॉट इंपॉर्टेंट, बट यहां इंपॉर्टेंस है इस मैकेनिज्म का, इसलिए इसको ढंग से हमेशा फॉलो करना। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है मैकेनिज्म फॉर द बेस कैटेलाइज रिएक्शन। जैसे जो बेस है मतलब एल्कली OH आयन, ये यहां पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये मैंने यहां पे नोट में लिखा है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है OH आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये आयन है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एज कंपेयर टू वाटर जिसको मुझे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर ऐड करना है। ये वीक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो अब देखिए होता क्या है, OH आयन कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गए, सबसे पहले एल्कोक्साइड आयन बन गया। तो देखिए ये जो मैंने रेड पेन से यहां पे मार्क किया हुआ है OH ग्रुप, इट केम फ्रॉम कैटलिस्ट, जो बेस कैटलिस्ट है ना। अब ये जो एल्कोक्साइड आयन है इट विल रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये वाटर में से प्रोटॉन को पिक कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, और फिर OH आयन को रीजनरेट कर देगा। तो अब ये जो OH आयन रीजनरेट हो रहा है इट केम फ्रॉम वाटर और हमको अनस्टेबल जैम डायोल मिल गया। तो जो रेड पेन से मार्क है वो बेस से आया है OH ग्रुप, और जो ब्लैक पेन से मार्क है वो वाटर से आया है OH ग्रुप, और इसमें से फिर वाटर एलिमिनेट हो जाता है और हमको कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल जाते हैं। तो हमने जैसा डिस्कस किया कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसकी जगह एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जगह अगर हम एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म को यहां कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वाटर इटसेल्फ एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, हम अगर एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो H+ है इसका यहां पर रोल है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करना। अभी हम NH2Z कंपाउंड्स में भी इसी को डिस्कस करके आए हैं। तो देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ हम जब एसिड कैटलिस्ट को यहां पर मिलाते हैं ट्रेसेस ऑफ H+ आयन, तो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर पहले हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इट इज हाइड्रोनियम आयन। ये जो हाइड्रोनियम आयन है नाउ इट विल रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे मैंने इथेनॉल लिया है तो सबसे पहले जो हाइड्रोनियम आयन है उसमें H+ आयन के साथ जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेटेड हो जाता है। इसका बेनिफिट क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये स्ट्रांगली कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, विच हेल्प्स टू इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो देखिए प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन विच हेल्प्स टू इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो देखिए ये ऑक्सीजन ने प्रोटॉन को पिक कर लिया और वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया। नाउ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये स्ट्रांगली पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, जिससे अब वाटर मॉलिक्यूल को कार्बोनिल कार्बन तक अटैक करने में बहुत हेल्प मिल रही है। तो देखिए वाटर ने कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर दिया। अब जो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फर्दर इस जो ऑक्सोनियम टाइप का आयन यहां पर बना है उसके साथ रिएक्ट कर गए और यहां से प्रोटॉन एलिमिनेट हो गया। तो देखिए ये अनस्टेबल जैम डायोल बन गया है ना। इसमें एक जो OH ग्रुप है ये वाटर मॉलिक्यूल से आया है, और जो दूसरा ऑक्सीजन है ये तो ऑलरेडी कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन था जिसके ऊपर H+ आयंस यहां पर कनेक्ट हैं, और फिर हाइड्रोनियम आयन जनरेट हो गया, मतलब H+ आयन सेपरेट हो गया है। तो ये
अगर मैं एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को कैटेलाइज करता हूं तो रिएक्शन मैकेनिज्म है, और ये अगर मैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन को कैटेलाइज करता हूं तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो ये दोनों हम याद रखते हैं तो हमारे लिए बेटर होगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन आपको क्लियर हो गई। अनस्टेबल जो हमको जैम डायोल्स मिलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स वहां से वापस रीजनरेट हो सकते हैं। इसकी जगह अगर मैं अल्कोहल्स के साथ जाता हूं, 100% बिल्कुल सेम रिएक्शन मैकेनिज्म है। जैसे मैंने एक अल्कोहल ले लिया है R-OH, यहां फिर वही वीक न्यूक्लियोफाइल है जस्ट लाइक एज वाटर, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। मिथाइल अल्कोहल ले लीजिए, इथाइल अल्कोहल ले लीजिए और इनको कार्बोनिल कंपाउंड्स के कांटेक्ट में लाइए तो क्या होगा, यहां पर हेमी एसिटल या हेमी कीटल का फॉर्मेशन होगा। क्या होते हैं, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है मैकेनिज्म फॉर द बेस कैटेलाइज रिएक्शन। अब यहां पर भी मैं एसिड या बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन मैकेनिज्म परफॉर्म करूंगा। ये देखिए, मैं एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी ले सकता हूं। यहां मैंने एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल लिख रखा है, और सबसे पहले मैंने यहां पर बेस कैटलिस्ट लिया जो अल्कोहल से मिलता जुलता होना चाहिए, जैसे R-O- एल्कोक्साइड आयन, ये एक बेस कैटलिस्ट है। तो ये सबसे पहले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहा है और हमको एल्कोक्साइड आयन मिल रहा है यहां पर, एल्कोक्साइड आयन। अब ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये फिर अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, और जब ये अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम अल्कोहल। तो देखिए यहां पर OH ग्रुप आ गया, तो जो एल्कोक्सी ग्रुप ऑलरेडी कार्बोनिल कार्बन पर है ये बेस कैटलिस्ट से आया है, और यहां पर जो ऑक्साइड आयन पर प्रोटॉन आया है ये अल्कोहल मॉलिक्यूल से आया है। अब हम देख रहे हैं यहां पर कि एल्कोक्साइड आयन तो रीजनरेट हो गया, ओके, और ये जो इथेनॉल मॉलिक्यूल था उसमें कार्बोनिल कार्बन पर सेम टाइम पर एल्कोक्सी एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप बोथ आर प्रेजेंट। एल्कोक्सी एंड हाइड्रोक्सी, अगर दोनों ग्रुप साइमल्टेनियसली कार्बोनिल कार्बन पर होते हैं तो हम इनको हेमी एसिटल बोलते हैं। इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। ये हेमी का क्या मीनिंग है वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। और अगर ये कीटोन्स के साथ बनते तो दे आर नोन एज हेमी कीटल कीटोन्स के साथ। तो जब भी तुम कार्बोनिल कंपाउंड्स को अल्कोहल मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में लाओगे वी विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ओके। इसकी जगह हम जरा एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जगह मैकेनिज्म मैंने लिखा है एसिड कैटलाइज रिएक्शन का। तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म जैसे अभी हमने वाटर के साथ यहां पे डिस्कस किया, सेम टू सेम यहां पे हम करेंगे। ये अल्कोहल है, वीक न्यूक्लियोफाइल, और H+ मतलब ये एसिड जो यहां पर मीडियम है उससे H+ कैटलिस्ट यहां पे आ रहा है, तो ये सबसे पहले ऑक्सोनियम टाइप आयन यहां पर बना देगा, है ना। और फिर इसका रिएक्शन हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ करा रहे हैं, जैसे मैंने यहां पे इथेनॉल लिखा है। तो ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड और इससे जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो गया, है ना। ये क्यों किया हमने, कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करने के लिए। जैसे ही कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अब न्यूक्लियोफाइल जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है वीक है, फिर भी वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर पाएगा। तो ये सबसे पहले देखिए, फिर वही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका रिएक्शन अगेन अल्कोहल मॉलिक्यूल से हुआ है। देखिए वाटर या अल्कोहल दोनों यहां पे सॉल्वेंट हैं, इसका मतलब एक्सेस में है, वेरस जो कैटलिस्ट है वो ट्रेजेस में है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में है। तो इसलिए अल्कोहल के मॉलिक्यूल ने यहां से प्रोटॉन को पिक करके अगेन ऑक्सोनियम आयन को जनरेट कर दिया, और अब कार्बोनिल कार्बन पर एल्कोक्सी एंड हाइड्रोक्सी बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट। इसी को हमने अनस्टेबल हेमी एसिटल विद एल्डिहाइड एंड हेमी कीटल विद कीटोन बोला है। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर हम यहां पे रिएक्शन शो करते हैं, देखिए ये मैंने कार्बोनिल ग्रुप लिया, डैश 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 डैश, और इसको मैंने रिएक्ट कराया यहां पे अल्कोहल मॉलिक्यूल से। ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है जिसको हमने वीक न्यूक्लियोफाइल डिफाइन किया है, ठीक है। तो इसने यहां पर अटैक कर दिया कार्बोनिल कार्बन के ऊपर एसिड या बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। एसिड और बेस कैटलिस्ट, ठीक है। तो इससे हमको सबसे पहले यहां कार्बोनिल कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव है, एल्कोक्साइड आयन ऐसे जनरेट हो जाएगा। देखिए
ये देखिए एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। और फिर ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये यहां से प्रोटॉन को पिक कर लेगा। ये जर्नल रिएक्शन है जिसको हम हमेशा ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अभी हमने वाटर के साथ भी ऐसे ही लिखा था, ठीक है। तो अगर मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे, तब हम सिंपली ऐसे ही अप्रोच करेंगे। इट इज हेमी एसिटल और हेमी कीटल। अब हेमी का क्या मीनिंग है? हेमी, यहां पे जो हेमी है इट रिप्रेजेंट गिवन कार्बोनिल ग्रुप still have some properties of carbonyl compounds। तो सेम कार्बन पर जब भी हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी है एंड एल्कोक्सी, ये एल्कोक्सी ग्रुप है, प्रेजेंट होते हैं तो हम इनको हेमी एसिटल या हेमी कीटल बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कि जो कार्बोनिल कार्बन है यहां पर, उसके अंदर अभी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी प्रेजेंट हैं, कुछ भी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं। इसीलिए हम जब टॉलेंस रेजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इन सबको पढ़ रहे थे ना, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। और क्योंकि इसमें अभी भी कार्बोनिल कार्बन की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, ये फर्दर अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकता है। ये फर्दर रिएक्शन मैंने वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ जो हेमी एसिटल या हेमी कीटल है उसको लिखा है यहां पे। देखिए मैंने सबसे पहले तो लिखा है अनस्टेबल हेमी, या तो एसिटल है या हेमी कीटल है, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये एल्कोक्सी ग्रुप है। इसका मैं R+OH से फर्दर रिएक्शन करा रहा हूं, और यहां एसिड कैटलिस्ट की तरह मैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को यूज कर रहा हूं। व्हाई नॉट हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर, वो भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो HCl में हाइड्रोजन है इसको मैंने रेड पेन से मार्क कर रखा है, ये इस पूरे OH ग्रुप के साथ यहां पे ऐसे रिएक्ट कर जाता है। ये देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, ये देखिए। तो इससे हमको, और ये जो यहां अल्कोहलिक मॉलिक्यूल है वो इस कार्बोनिल कार्बन पर यहां अटैक कर देता है। तो अब जो प्रोडक्ट तुम रिपोर्ट करोगे वो ये करोगे, देखो ये जो R+O है, इसलिए मैंने R" से रिप्रेजेंट किया था कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली कौन सा ग्रुप यहां कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहा है। तो जो अल्कोहल मॉलिक्यूल ऐसा न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करने के लिए आया है, उसने यहां पर अटैक किया है, और जो सेकंड एल्कोक्सी ग्रुप है वो ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट था, ठीक है। तो अब दोनों ही एल्कोक्सी ग्रुप हो गए, ये भी एल्कोक्सी है, ये भी एल्कोक्सी है। इसको हम एसिटल बोलते हैं विद एल्डिहाइड्स, और कीटल्स बोलते हैं विद कीटोन्स, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है HCl गैस का, वो इस हाइड्रोक्सी ग्रुप से यहां पे रिएक्ट किया, तो इसको मुझे ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो गया है यहां पे वाटर। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो एसिटल या कीटल का मीनिंग होता है कि अब इसके पास कार्बोनिल कंपाउंड वाली प्रॉपर्टीज नहीं है, है ना। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आर नॉट प्रेजेंट हियर। तो ये
टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, कंपाउंड्स के साथ, रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। क्या ये अनस्टेबल है? हां, जनरली ऑल एसिटल्स या कीटल्स आर अनस्टेबल एक्सेप्ट साइक्लिक एसिटल्स और साइक्लिक कीटल्स। ये मैं नोट में मेंशन करूंगा। जनरली ऑल एसिटल्स और कीटल्स आर also unstable except cyclic acetals or ketals। ओके, और बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक एसिटल्स और कीटल्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये कार्बोनिल ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसा हम ऑलरेडी जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स में मैंने आपको बताया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाद आपको मैंने ये प्रॉपर्टी बताई है, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल कार्बन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक एसिटल्स और साइक्लिक कीटल्स, इस प्रॉपर्टी को केमिस्ट यूज करते हैं कार्बोनिल कार्बन को प्रोटेक्ट करने के लिए विथ सम रिएजेंट्स। तो देख लेते हैं जरा। देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कार्बोनिल ग्रुप लिया, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, और इसको रिएक्ट कराया इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। इट हैज ऑलरेडी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। ऑब्वियसली है वीक न्यूक्लियोफाइल ये भी, और HCl गैस यहां पे हमने यूज किया है एज अ कैटलिस्ट। तो मैकेनिज्म वही है, जो ऑक्सीजन है वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ये यहां से हमने वाटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। देखिए ये क्या है, साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल है, स्टेबल प्रोडक्ट है। तो यही प्रॉपर्टी केमिस्ट यूज करते हैं कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, अगर मैं यहां हाइड्रोलिसिस कर देता हूं, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम ऑफ अबव साइक्लिक प्रोडक्ट, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप की। ये रिकवरी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में यूज होता है। ठीक है, तो यहां ये जो हमने साइक्लिक प्रोडक्ट बनाया है, इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट करा रहा हूं एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ये देखिए, जिसको हम H3O+ भी लिख सकते हैं, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हमने HCl गैस को यहां पर इसलिए यूज किया था बच्चों। अगर मैं HCl वाटर यूज करता तो जो प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है साइक्लिक प्रोडक्ट, वो इमीडिएटली हाइड्रोलाइज कर जाता। तो देखिए हाइड्रोलिसिस यहां पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल है OH यहां, H यहां, कार्बोनिल कार्बन पर OH आयन अटैक कर रहे हैं, OH यहां, H यहां। ठीक है, और इससे मुझे जो प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है वो ये होगा। ये देखिए, ये अनस्टेबल जैम डायोल पहले जनरेट हो गया, जिसमें से इमीडिएटली वाटर एलिमिनेट कर दीजिए और हमको रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिल जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में
ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। ये जो प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कार्बन है, इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ ऑलरेडी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जहां एप्लीकेशंस पढ़ाई हैं, उसमें ऑलरेडी मैंने प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कार्बन विद दिस प्रोसेस बता रखा है, तो आप वापस अपने नोट्स को वहां से रेफर कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जब भी आज के बाद कभी भी आपके सामने आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जिक्र, तो हमको ये सारी रिएक्शंस याद रखनी है। विटिक्स रिएक्शन, रीफॉर्मेटिस की रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड्स की वाटर या अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ रिएक्शन, NH2Z कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन। तो आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिस्कशन था, ढंग से इसको पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड मैं कुछ और प्रॉब्लम्स को ऐड करके फिर आपके साथ एल्डोल, कैनिजारो एंड बेंजोइन कंडेंसेशन डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।